अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 3 दिन हम बलूचिस्तान के हवाले से बड़ी बातचीत करते रहे। आज भी बलूचिस्तान ही का मौजू है, वो इसलिए कि हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कोयटा में एक दिन गुजारने के लिए खुसूसी इजलास की सरबराही के लिए इस वक्त मौजूद हैं। तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स को उन्होंने बुलाया हुआ है और पता चलेगा कि किस हद तक वो बलूचिस्तान का मसला हल कर पाते हैं या नहीं। और ये कि कराची में तो उन्होंने कोई एक रात गुजारी नहीं, अलबत् मालूम नहीं कोयटा में भी ऐसा क्यों वो करने से गुरेजा हैं। शायद इन्हें आराम अपने घर में ज़्यादा महसूस होता है। लेकिन हमने बात करनी है बलूचिस्तान के हवाले से, बलूचिस्तान के इश्यूज क्या हैं, और इसके लिए हमने आज एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया में मुकीम स्कॉलर डॉक्टर सीमा खान को जहमत दी है। तो अस्सलाम वालेकुम सीमा। जी सर, वालेकुम सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जी, आपने तो चूंकि अब बलूचिस्तान के मसाइल पे बड़ी गहरी नज़र है, उस पर किताब भी लिखी है। फिर जो जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ, उसके कॉन्टेक्स्ट में हमारे रियासती इदारों ने कुछ ऐसा कोई मौक़िफ़ इख्तियार किया, उनका कंडक्ट कुछ इस तरह रहा कि उनकी ये ख्वाहिश थी कि जो वो कह रहे हैं सहाफ़ी और आप जैसे स्कॉलर्स, कुछ हमारे जैसे लोग, वो वही बात करें। यानी मुकम्मल तौर पे तो खैर कोई हकीकत किसी को पता ही नहीं थी, लेकिन वो ये चाह रहे थे कि उनके बयानी से इर्द गिर्द हो के दाएं बाएं हो के कोई बात न की जाए। तो हमारी आज की नशिस्त का मकसद ये था, मैं आपसे पूछता हूं अभी, कि हुकाम को खास पाकिस्तान में ये सोचना चाहिए कि क्या सच को दबाकर, यानी सच न बोलकर, हम हकीकत को छुपा सकते हैं? अगर दहशतगर्द मारे जाते हैं तो ये पूछना तो हमारा फर्ज बनता है कि उनकी लाशें आपने कहाँ दफनाई, या अगर वो लाशें कोई उठा के ले गया है तो इसका मतलब है कि हमारी मौजूदगी वहां पे नहीं थी। अब हम जब ये सवाल उठाते हैं कि ये इंटेलिजेंस का लैप्स था, लैप्स का मतलब होता है कि कोताही, सिक्योरिटी का लैप्स था, इंटेलिजेंस का लैप्स था, जिसके बायस उस इलाके से गुजरती हुई ट्रेन निशाना बन गई, जहां से गुजरते हुए उसकी रफ्तार कोई मुश्किल से 19-20 किलोमीटर फी घंटा होती है। खुद मैंने भी उधर से सफर किया हुआ है। तो ये बुनियादी कुछ बातें थी जिससे शायद हम भी इस वक्त जेर अताब हैं पाकिस्तान में। वो आपको शायद ज़्यादा मालूम हो। लेकिन बुनियादी सवाल सीमा ये बनता है कि जब कोई क्लैमिटी, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई मुसीबत आती है, हादसा होता है, उसमें सबसे पहला विक्टिम, पहला मुतासरा फरीक जो है वो सच होता है। क्या ऐसे ही है? आपने भी कुछ ऐसी महसूस किया गुज़श्ता 2 दिन के दौरान जो कुछ जाफर एक्सप्रेस के जो मामले के आसपास हुआ? सर, टू स्टार्ट विथ, सबसे पहले तो ये है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट, शुडंट हैव हैपेंड, बट इट इज लाइक इट्स continuity of so many other events which are happening in Pakistan and which have been happening in Pakistan. आपने बात कही कि हम बात नहीं कर सकते और पाकिस्तान में इस चीज के ऊपर बड़ा बड़ा कंट्रोल है। सर, एक कंट्रोल तो आपके ऊपर भी है। अब यू कैन नॉट ऑल्सो गो टू द नेशनल मीडिया, विच अच्छा, इज मुझे वेरी नहीं मालूम था, अनफॉर्चुनेट। मुझे आप ही ने बताया कि आप पे भी कंट्रोल है। जी सर, मेरे पे भी कंट्रोल है, तो मैं लाइक मैं तो खैर नेशनल मीडिया पे आना भी नहीं चाहती, मुझे कोई शौक नहीं है, क्योंकि वो तो एक सर, अभी तक हम उसमें रहते हैं, एक वो जो होती है ना आपके अपनी एक जन्नत में रहते हैं, जहाँ पे खुद ही आप महल बनाते हैं और उसी में खुद आप ही रहते हैं, कोई और उसमें एंटर भी नहीं हो सकता। इन्होंने खुद अपना एक वो बनाया हुआ है, मैं क्या उसको कहूँ, कि उस कोकून में ये समझते हैं कि जैसे उस कोकून से बाहर ना कोई देख सकता, ना झांक सकता, ना कोई उसके अंदर देख सकता। सर, दिस इज अ डिजिटल वर्ल्ड, लाइक हम सारे इंटरकनेक्टेड हैं। इनकी बैन लगाने से नेशनल मीडिया पे तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि वो खबर दब जाएगी, बल्कि वो डिस्टॉर्टेड खबर जाएगी। दे शुड हैव एक्चुअली अलाउड यू पीपल, पीपल लाइक यू एंड अदर स्कॉलर्स के जो बात करते और इस चीज को सिंथेसाइज करते कि एक्चुअली हुआ क्या है। देखिए, एक वन टाइम इवेंट ये जो हुआ, अगेन आई एम सेइंग दैट ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था, लेकिन सर कितना कैलकुलेटेड था। यू मस्ट लाइक यू ऑल मस्ट नॉलेज दिस थिंग कि उन्होंने पूरी रैकी की थी, पूरी वर्किंग थी। तो इसका मतलब ये है कि जहां से भी ये इंटेलिजेंस फेलियर है या लैब्स है, आप उसको जो भी लफ्ज दे दें, आपकी ये डिस्ट्रैक्शन है,
इज इट एन इनसाइडर जॉब या ये कोई वाकईतन खुद ही से एक ऑर्केस्ट्रेटेड इवेंट है, वी डोंट नो येट। हम सारी हमारी assumptions हैं क्योंकि हमारे पास खबर नहीं आ रही। हम हमें अब तक ये नहीं पता कि जो वहां पर जो लोग जो हाईजैक कह सकते हैं या जो जिनको यरगमाल बनाया हुआ था वो सारे रिलीज भी हो गए हैं या नहीं, बिकॉज वी हैव डिफरेंट वर्जन, राइट। एंड देन एज यू सेड के जी जो सो कॉल्ड टेररिस्ट थे जिनको इन्होंने सो कॉल्ड नहीं बट दे वर टेररिस्ट, आई शुड करेक्ट माई सेल्फ के जी दे वर टेररिस्ट, और जो उनको मार दिया ये जानू हासिल कर दिया, तो वो कहाँ है, उनको कौन लेकर गया? अगर वो ले जाए जा चुके हैं तो इट मीन्स कि अनदर सिक्योरिटी लैब्स, कि उनको भी कोई पकड़ने वाला या उनको देखने वाला कोई नहीं था। सर वो हादसा जो है ना एकदम से नहीं होता, बड़ी बड़ी हमने परवरिश की है इसकी, बहुत परवरिश बहुत मोहब्बत से की है, ताकि ये डिजास्टर जो है और डिजास्टर और मजीद होता जाए। जो हमारे पीएम साहब जो अभी तक सीएम के हैंडल से ट्वीट करते हैं और वो भी वीपीएन लगाकर, सर उनका मसला ये है कि वो समझते हैं कि वो आज भी लाहौर ही को चला रहे हैं, पूरे अच्छा पाकिस्तान को चलिए देखो, चलाना। वो उनको छोड़े। मैं तो मेरे जहन में इतने दिन से ये सवाल है कि जब नवंबर में कोयटा रेलवे स्टेशन पे हमला हुआ, उसमें कोई 26 जानें ज़ाया हुई, कम से कम 26 जानें, वो ज़्यादातर हमारे जवान, नौजवान, फौजी एहलकार और अफसरान थे। एक बार फिर वही कुछ हुआ कि एक बड़े ग्रुप हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस से ताल्लुक़ रखने वाले एहलकार थे, वो सफ़र कर रहा था और वो भी ट्रेन में। तो इससे तो जहन में बुनियादी है आपका ये सवाल नहीं उठता कि आपने देखा कि 2024 से लेके अब तक पिछले 14 महीनों में कम से कम 13 बड़े हमले हुए हैं हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में, चाहे वो एफसी के हेडक्वार्टर्स थे, लेवीज के थे, फौज के थे या कॉन्वॉयज थे। यानी जहां भी वो देखते कि ग्रुप मूव कर रहा है, अ, फौजी के इकट्ठे जा रहे हैं ग्रुप में, तो उस पे हमला हो जाता है, और ये तो सबसे बड़ा हमला था। तो आप नहीं समझते कि इस सूरत हाल के लिए कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होने चाहिए कि आपको पता है कि आप एक टारगेट हैं, तो उसके लिए पेशबंदी आज तक नहीं की गई? तो आपके जहन में डिस्टरबेंस नहीं होती ये बात सोच के? सर मैं एनालॉजी ये कायम नहीं करना चाहती, लेकिन जो पुलवामा अटैक हुआ था तो उसमें इंडियन स्टेट का क्या स्टांस, हमारा क्या स्टांस था टुवर्ड्स दैट अटैक, बीइंग मतलब एक राइवल स्टेट, हमने कहा था कि ये उनकी इनसाइड गेम है, ये इनसाइडर जॉब है। तो सो इज द केस, अगर आप दूसरों का नैरेटिव सुन रहे हैं या दूसरों की एनालिसिस सुन रहे हैं, दूसरे लोग भी ऐसा ही कह रहे हैं। इसमें हम ये नहीं है कि हम उनको बिल्कुल रिबफ कर सकते हैं कि जी नहीं आप जो भी कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। जब हम एक कॉन्फ्लिक्ट की एनालिसिस कर रहे हैं, हमने हर एंगल से हर प्रोपोजिशन को देखना है। तो इट कुड बी वन ऑफ द थिंग्स कि एक देखिए इस वक्त जो कंट्री में इंटरनली जो हो रहा है और एक्सटर्नली, तो ऑब्वियसली हम उस पर बात करेंगे, पावर पॉलिटिक्स चल रही है बैकग्राउंड में। लेकिन जो इंटरनली हो रहा है उसमें आपको एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए, जो भी पॉलिटिकल मेहम है, जो केओस है, उसमें किसी तरीके से जो ट्रस्ट डेफिसिट है, वो अगर इस तरह से कायम करना चाह रहे हैं कि अपने ही लोगों की जानों का नजराना पेश करके अगर वो इस चीज को स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं इस ट्रस्ट को, तो सर ये इट इज अ वेरी वेरी फेल्ड एक्टिविटी और बड़ी फेल्ड अटेम्प्ट है। क्योंकि ऐसा नहीं होगा, बल्कि आप अपने जो आपके जवान जा रहे हैं ना सर, उनकी फैमिलीज का भी ट्रस्ट खोते चले जाएंगे, बिकॉज इन दी एंड ये छोटा जो बच्चा है जो जाता है रिक्रूट होता है, तो अभी लेफ्टिनेंट होता है और वो उसकी मतलब शहादत हो जाती है, वो हमारे बच्चे हैं। मेरी अभी थोड़ी देर पहले शाम में एक प्रोग्राम में मैं यही बात कर रही थी कि हम ये नहीं कह सकते जो मिलिट्री में लोग हैं वो डिफरेंट है और वो कोई बहुत कोई ब्रूटल या क्रूअल लोग हैं, वो हम में से ही हैं सर। वो सोसाइटी, हमारी सोसाइटी की जो सोशल फैब्रिक है ना, देयर इज सीरियसली समथिंग वेरी रॉन्ग विद अस, क्योंकि दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम प्लैनेट मार्स। जो भी हमारी जो मिलिट्री इंस्टीट्यूशन में वो हमारी सोसाइटी से जा रहे हैं ना, तो देर इज समथिंग वेरी रॉन्ग कि हम अपनों से ही नफरत करना शुरू हो गए। हम लोगों ने कि जी ये वो हैं और हम ये हैं, हम एलीट हैं और हम हुक्मरान हैं, और इस तरह के जो नैरेटिव बनना शुरू हो गए हैं ना, एंड देन वी आर द वन जो हु आर गोइंग टू सेव द कंट्री, वी आर द सेवियर्स एंड दे आर द ट्रेटर्स। सर ये जो ब्लेम गेम है, दिस इज रियली वेरी डेंजरस, एंड आई डोंट नो, वी कैन अच्छा। टॉक ऑन दिस बट जी जी, इट नहीं इज नहीं, मैं वेरी। यही पूछना चाह रहा था, चूंकि आपने वो एतमाद की बात की कि उनका आप एतमाद खोते खोते चले जा रहे हैं। तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि जब कॉन्फ्लिक्ट होती है या कैलामिटी है, कोई आफत आती है, उसमें पहला मुतासरा जो मुतासरा चीज़ है वो सच होती है। उसके बाद अगर रियासती इदारे अपने किरदार
مناسب طریقے سے ادا نہیں کرتے ہیں تو اعتماد جو ہے وہ نشانہ بن جاتا ہے، اعتماد لوگوں کا کھو جاتا ہے، یعنی اٹ بیکمز دی کیجولٹی آف دیٹ کلامٹی۔ تو اب اس تمام صورتحال میں اگر ہم ان شکایات کو، ان معاملات کو اجاگر کریں جو کہ ڈاکٹر مالک بلوچ کر رہے ہیں، محمود خانہ چکزئی، سردار اختر مینگل، ڈاکٹر مارنگ بلوچ کر رہے ہیں، یا پھر وہ جو بلوچ نوجوان ہیں جو مجھے، میرے اور دوستوں کو ہر روز ای میلز کرتے ہیں، فون کالز، واٹس ایپ کے ذریعے اپنی شکایات ہم تک پہنچا رہے ہیں، تو کیا ان تمام معاملات کو اجاگر کرنا، کسی کی شکایات کو ایمپلیفائی کرنا جرم ہے؟ قطعی نہیں سر، بلکہ یہ تو کانفلکٹ ریزولوشن کی سب سے پہلا سٹیپ ہے۔ دیکھیں ہاں، جب ہم بیمار ہوتے ہیں اور جب تک ہمارا ڈائگنوسس نہیں ہوتا اور تب تک ہمارا علاج شروع نہیں ہوتا۔ ہمارا ڈائگنوسس کیا ہے؟ ہم لوگ ڈائگنوس نہیں کر رہے یہاں پر، ہم سمپل جو ایک پھوڑا پھنسی جو نکل رہا ہے ہم اس کو چھری سے کاٹ رہے ہیں، وہ زخم کو اور بڑھا رہا ہے، وہ اور سیپٹک کر رہا ہے۔ کہ اگر آپ بروٹل فورس یوز کر رہے ہیں اپنے ہی لوگوں کے اوپر اور آپ ان کو بالکل مارجنلائز کرتے چلے جا رہے ہیں، آپ ان کو پش بیک کرتے جا رہے ہیں، سر ایسا تو نہیں ہو۔ کوئی بھی کانفلکٹ ریزولوشن میں پولیٹیکل نیگوسیشن جو ہے وہ سب سے پہلا اسٹیپ ہے، اور پولیٹیکل نیگوسیشن میں سب سے پہلے یہ کہ آپ ان کے ساتھ کانٹیکٹ کریں، آپ ان کو اپروچ کریں۔ دیکھیے اسٹیٹ اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشن جو ہے نا ان کا رول بہت بڑا ہوتا ہے۔ جو اگر کوئی کمیونٹی، میں بالکل یہ مثال دیتی ہوں کہ اسپیشل چائلڈ ہوتا ہے اگر کسی فیملی میں بھی، تو آپ کو اس کے لیے اسپیشل چائلڈ کے لیے پورا اسپیشل انوائرمنٹ کریٹ کرنا پڑتا ہے۔ یو کانٹ جسٹ ٹریٹ دم لائک ایز اے نارمل چائلڈ، کیونکہ اس کی سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی متاثر ہے، وہ پیدائشی طور پہ اس کو کچھ مسئلے ہیں۔ سیم از دا کیس ود بلوچستان کے پیدائشی طور پہ ہی اس کے کچھ گریونسز تھے، بجائے اس کے کہ آپ ان کو ایڈریس کریں، آپ وہاں کی جو ٹرو ریپرزنٹیشن ہے آپ نے ان کو بالکل کارنر کر دیا، آپ نے ہینڈ پک لوگوں کو اٹھایا، اور ان لوگوں کو اٹھایا کہ جن کے اوپر بہت سارے چارجز ہیں، سیریس چارجز ہیں۔ اور سر وہ بڑی ٹرائب، مطلب بے شک کہ ابھی مڈل کلاس ان دا فارم آف سالار کاکڑ اور یہ صدام ترین اور مہارنگ بلوچ، اینڈ دین مولوی حکیم، یہ واٹس ہز نیم، مولوی عبد الرحمان، واٹس ہز نیم دس گوادر گائے، مولوی رحمان، رائٹ؟ جی، اب مولوی عبد تو الرحمان۔ مولوی عبد الرحمان، تو یہ سارے لوگ مڈل کلاس ہیں، وہ اوپر آئے ہیں، ان کو سر جیسے میں ہوں ایک مڈل کلاس کا بندہ ہوں اور میں سول سروسز میں آئی تھی، تو مجھے اپنی گراؤنڈ ریالٹیز کا پتا تھا کہ اگر آپ کی گراؤنڈ ریالٹیز کے کیا ایشوز ہیں۔ لیکن اگر ایک اپر کلاس کا بچہ آتا ہے ہمارے پاس، تو اس کو کیا پتا، اس کے شوفر ڈریون کار سے وہ اتر رہا ہے، وہ منرل واٹر پی رہا ہے، اس کو کچھ اندازہ نہیں ہے کہ ایک جو غریب بندہ ہے اس کے کیا مسائل ہیں۔ تو ان کو پتا ہے، آپ نے ان کی بجائے ان لوگوں کو بٹھا دیا جو آپ کے ہینڈ پک تھے، جو آپ کے چوزن لوگ تھے، اور جن کو آپ بڑے آرام سے ان کو ٹویسٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی ویک پوائنٹس آپ کے پاس ہیں۔ انہوں نے ابھی پوری جو ہماری گورنمنٹ ہے انکلوڈنگ دا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ آل پروونشل گورنمنٹ، وہ ساری ہینڈ پکڈ ہیں جن کو آپ آرام سے ان کی آرم ٹویسٹنگ کر سکتے ہیں، بیکاز یو ہیو دیئر ویک پوائنٹس، ہاں یو جی۔ نو like where it pinches, so you just pinch them. جی بالکل، آپ نے صحیح کہا، بنیادی طور پہ ہماری اس گفتگو کا فوکس یہی تھا کہ اگر آپ حقائق کو، سچ کو اگر دبائیں گے تو اس سے حقیقت نہیں چھپ سکتی ہے، اس No سے sir, آپ no کے doubt. آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے بلکہ الٹا مزید پیچیدہ ہوتے چلے جائیں گے۔ اور اسی بات کی طرف اشارہ سردار اختر مینگل نے بھی کیا اپنے تازہ ترین انٹرویو میں کہ ہم آپ کو انتباہ کرتے رہے ہیں، بتاتے رہے ہیں، لیکن آپ نے ہماری نہیں سنی، اور آج بات ہمارے بس سے بھی باہر ہے اور آپ کے بس سے بھی باہر ہے، لہٰذا جب تک آپ نے مل کے اس معاملے کا حل تلاش نہ کیا، حقائق کی بنیاد پہ، ان شکایات کی بنیاد پہ جو بلوچ عوام کی طرف سے آ رہی ہیں، اس وقت تک بلوچستان میں حالات کو نارملائز کرنا، اس کے مسائل کا حل تلاش کرنا بہت مشکل ہوگا۔ تو ڈاکٹر سیما، بہت بہت شکریہ۔